पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और सियासी जमात है। ये बहुत अहम याद दहानी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख साज फैसले में कराई, जिसमें उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले कलअदम करार दे दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों का हकदार करार दे दिया गया। इलेक्शन 2024 के बाद आज पीटीआई की पहली बड़ी अदालती कामयाबी थी और इलेक्शन कमीशन की पहली बड़ी अदालती रुसवाई। जबकि सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी फुल कोर्ट के तारीख साज फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद का पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत का खौफ भी चकनाचूर हो गया है। आज कार्रवाई के आगाज में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यह फैसला 8-5 के तनासुब से है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन और आइंदा होने वाले चीफ जस्टिस हैं। साथ ही उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह से फैसला सुनाने को कहा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला 4 हिस्सों में तकसीम है। जस्टिस मंसूर अली की सरबराही में 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया, जबकि 5 जजेस ने इससे इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अलग इख्तलाफी नोट दिया, जिसमें कहा गया कि पीटीआई ने अरकान को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया। ताहम इस हकीकत के पेश नज़र दरख्वास्तें इंतखाबी कार्रवाई का तसलसल हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन पीटीआई को दीगर सियासी जमातों के साथ शामिल करके मखसूस नशस्तों की तकसीम करे। जस्टिस अमीनुद्दीन खां और जस्टिस नईम अफगान ने अपने अलग इख्तलाफी नोट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा कि पीटीआई के सर्टिफिकेट देने वालों को ही पीटीआई का उम्मीदवार करार दिया जाए और इसी तनासुब से पीटीआई को मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। गो कि फैसला 8-5 के तनासुब से किया गया, तहम 13 रुकनी फुल कोर्ट के 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया और कहा कि कमीशन ने न सिर्फ के गैर आइनी इक़दाम का मुर्तकिब हुआ है, बल्कि उसने मखसूस नशस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशस्तों के हवाले से इस तारीखी फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद की पार्लियामेंट में अक्सरियत तो बरकरार है, लेकिन 2/3 अक्सरियत का खौफ चकनाचूर हो चुका है। शायद इसीलिए हुकूमती वज़रा और मुशीरों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज़बरदस्त तनकीद करते हुए इसे आईन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ करार दिया। इस मौजू पर हम तफसीली बात करेंगे, तज़ियात करेंगे मुख्तलिफ पहलुओं से, और इसके लिए सबसे पहले हमने ज्वाइन किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान ने, जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने। और ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है आज उनके लिए भी, और ज़ाहिर है कि इस पूरे मामले में जो कौम का जो इंटरेस्ट था उस हवाले से भी एक बड़ा तारीख साज फैसला आया। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सिद्दीकी साहब। ज़ाहिर है कि एक आपके कैरियर का एक शाकार मुकदमा था और इसका शाकार फैसला आया, मुबारक हो आपको। ये फरमाइएगा कि मजबूरी इसके असरात पार्लिमानी जो हैयत है उस पर क्या होंगे, पाकिस्तान की जो इस वक्त पार्लियामेंट है उस पर इसके असरात किस हद तक होंगे? शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, इसका बुनियादी असर तो इस मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे होगा, और वो इस तरह होगा कि जिस तरह फरवरी 8 के इलेक्शंस होल्ड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, ये फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उस इलेक्शन से एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई, और फिर जब उस पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के कैंडिडेट्स एज इंडिपेंडेंट्स जीत गए तो इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई कि उनको फिर एक और पार्टी में को ज्वाइन करना पड़ा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, इन ऑर्डर कि वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी बन सके और फिर वो रिज़र्व सीट्स ले सके। लेकिन वो करने के बावजूद भी फिर उनको रिज़र्व सीट्स भी डिनाई कर दी गई, और ऐसी पार्टीज़ को रिज़र्व सीट्स दे दी गई जिनको ऑलरेडी उनकी शेयर ऑफ रिज़र्व सीट्स मिल गई थी। तो ये जो फैसला है ये बुनियादी तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन है, एक नॉन डेमोक्रेटिक, एंटी डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फरवरी 8 और 8 के बाद हुआ है। तो इसका बुनियादी असर तो इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक करेक्शन है। तो इसका दूसरा बुनियादी असर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के हवाले से है, और वो ये है कि अगर ये हुक्मरान इत्तेहाद को ये सीटें मिल जाती
तो वो जो मैजिक नंबर है फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो अचीव कर लेते, और इसके बड़े बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, क्योंकि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को आप एक 2/3 मेजॉरिटी दे देते, और एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो हमेशा फियरफुल होती है कि वो कभी भी हटाई जा सकती है, जब आप उसको 2/3 मेजॉरिटी दे देंगे तो वो पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के साथ क्या करेंगे। ये कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन कल वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते थे कि अगले 10 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते थे कि जो जजेस उनके ख़िलाफ़ फैसले करते हैं उन सबको और हाई कोर्ट्स में भेज दिया जाए, तो वो कुछ भी कर सकते थे। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप की तरफ ये मुल्क जा सकता था, उसको भी रोका है। तो ये इसके दो बुनियादी असरात बिल्कुल समझ में आ गए। अच्छा, आपने देखा, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बड़ी तनकीद हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले की हुकूमती अरकान की जानिब से, जिनका ताल्लुक़ हुक्मरान इस वक्त इत्तेहाद से है, और जिसमें ख़ास तौर पे वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं, वो इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं। और उसमें ख़ास तौर पे पहला पॉइंट जो वो बार बार कह रहे हैं कि भाई पीटीआई ने तो रिलीफ मांगा ही नहीं था, उन्होंने तो उनको क्यों रिलीफ दे दिया, वो तो इसमें इस तरह से फरीक भी नहीं थे कि वो रिलीफ मांग रहे हों। और इसके लिए आज़म नज़ीर तारड़ ने साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो वो चीज़ की है कि उनसे गंदम मांगा, उन्होंने चना दे दिया। देखिए, कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो रिलीफ ग्रांट करे, ख़ास तौर पे जो एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसका काम ये नहीं होता कि वो रिलीफ ग्रांट करे जो लोग मांगते हैं। उसका काम ये नहीं होता कि वो सिर्फ वही चीज़ें देखे कि जो पार्टीज़ उसके सामने रही। उसका काम ये होता है कि वो फैसला करे इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वो फैसला करे जस्टिस के मुताबिक, और वो जो भी फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) में सुओ मोटो पावर्स भी है, और मेरे ख्याल में इस शॉर्ट ऑर्डर में आया नहीं है, लेकिन उन्होंने 187 आर्टिकल के पावर्स एक्सरसाइज किए हैं टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो इस पर भी एतराज़ किस हुआ ज़माने है, की जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं तारड़ साहब, कि सुप्रीम कोर्ट जो लोगों ने प्रे किया है उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा है कि देखिए इसमें असल झगड़ा क्या था। असल झगड़ा ये था कि पीटीआई के सामने रुकावटें क्रिएट की गई एज टू कंटेस्ट इलेक्शन टू बिकम अ पार्लियामेंट्री पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी रुकावटें दूर कर दी है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पीटीआई के मेंबर्स को ज्वाइन करना वो सिंपली ए टेम्पररी डिसीजन, बिकॉज दे हैड नो चॉइस, बिकॉज पीटीआई के हवाले से बहुत रुकावटें खड़ी की जा रही थी। तो मेरी नज़र में ये फैसला बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी पूछना चाहते हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब कि भाई कौन सी ज्यूरिसडिक्शन इस सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल की है, वो ये जानना चाहते हैं। और इस सिलसिले में जो तारड़ साहब को इबाम है, शक है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी फैसल सिद्दीकी साहब। देखिए, ये डिटेल रीजंस में एक्सप्लेन होगा, लेकिन जो हियरिंग के दौरान मुझे समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि ये कोर्ट ने बुनियादी तौर पे 187 आर्टिकल सब आर्टिकल 1 की जूरिसडिक्शन इस्तेमाल की है, और दैट इज़ द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और उसकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है कि वो ऐसे मैटर में एक्सरसाइज होता है जो उसके सामने पेंडिंग होता है। अब देखिए कोर्ट के सामने क्या सवाल था। कोर्ट के सामने देखिए बुनियादी तौर पे सवाल ये नहीं था कि ये नशिस्तें किसको जानी चाहिए। कोर्ट के सामने बुनियादी तौर पे सवाल ये था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक ये नशिस्तें किसको जानी चाहिए। वो पार्टी उसके सामने थी या नहीं थी, ये एक सेकेंडरी चीज़ थी। कोर्ट ने वो प्रिंसिपल अप्लाई किया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, और वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि ना ये हुक्मरान इत्तेहाद को जानी चाहिए थी, ना ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए थी, ये पीटीआई को जानी चाहिए थी। जब कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच गया तो कोर्ट ने उसका एक मैकेनिज्म लेट डाउन किया, और पता नहीं ये
तारड़ साहब कहाँ से कह रहे हैं कि ये बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है। कोर्ट ने स्पेसिफाई किया है कि जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 है और इलेक्शन रूल्स हैं। तो मैं तो ये जिन नज़ीरों की हवाले दे रहे हैं कि उसके बियॉन्ड हैं, अगर ये हमें बता दें वो क्या नज़ीरें हैं तो उनको देखा जा सकता है। फैसल साहब, मेरी नज़र में कोर्ट के पास कंप्लीट पावर था, अहम सवाल है कि वो इस किस्म का ऑर्डर पास कर सकता था, क्योंकि कोर्ट को इस नतीजे पे पहुंचना था कि ये सीट्स किसकी हैं, ये जो रिजर्व सीट्स है इन टर्म्स ऑफ इसमें भी अब ऐसा लग रहा है कि ये फैसला तो आ गया है। फैसल भाई, इसमें ये बताइएगा कि इसमें क्या ये इबाम है कि तो 39-80 सीटें हैं जिनका मुबैना ताल्लुक़ पीटीआई से है, कि 39 सीटें तो डिक्लेयर्ड थी कि वो जो हैं वो पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है। 41 ऐसी सीटें हैं जो कि आज़ाद हैसियत रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एफिडेविट दें अपने, जिसमें कि ये बताएं कि ये किस पार्टी में जाना चाहते हैं। तो क्या मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो 41 आज़ाद हैं आज भी, क्या उनको इस बात का हक़ हासिल है कि वो किसी जमात में शामिल हो जाएं, पीटीआई में ना शामिल हो? जी देखिए, लैंग्वेज से तो यही लगता है कि ये किसी भी जमात में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 41 जो थे ये पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स थे और ये वो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अल्टीमेटली पीटीआई की लीडरशिप की डायरेक्शंस पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि ये 41 के 41 जो है इंडिपेंडेंट्स, जिनको कोर्ट ने इंडिपेंडेंट्स कहा है, वो पीटीआई को ज्वाइन करेंगे। तो लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, थ्योरेटिकली उनके पास ये चॉइस मौजूद है। और ये भी फरमा दीजिएगा कि जो ये आइन की मुताल्लिक़ा शिक़े है, इसको बार बार कहा गया कि उसको उसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं किया गया। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में दरअसल इन मुताल्लिक़ा शिक़ों को रीराइट किया है, ये इल्ज़ाम लगाया है, जो कि हुकूमती अराकीन की जानिब से, आज़म नज़ीर तारड़ वगैरह साहब की जानिब से लगाया गया इस फ़ैसले पर। देखिए, मुझे तो नज़र नहीं आता कि रीराइट किस तरह किया गया है। लॉजिक बड़ी सिंपल है। कोर्ट ने ये कहा कि ये कैंडिडेट्स जो थे ये किस पार्टी के थे, ये पहला सवाल कोर्ट ने पूछा, और कोर्ट ने कहा कि इस सवाल का जवाब ये है कि इसमें से 39 ने तो क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पीटीआई के हैं और 41 लगता है कि एफिलिएटेड है, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट लिखा है। और क्योंकि उस वक्त ये इलेक्शन कमीशन ने ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि पीटीआई पार्लियामेंट्री पार्टी बन सकती है नहीं बन सकती है, इसलिए एज ए इमरजेंसी मेजर, एज ए बैकअप मेजर इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर लिया। तो अगर एक दफ़ा ये डिटर्मन हो जाता है कि भाई ये किस पार्टी के हैं और इनके पास क्या ये राइट है इंडिपेंडेंट्स के पास कि ये पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पीटीआई इज़ ऑल्सो पार्लियामेंट्री पार्टी, तो फिर ऑटोमेटिकली आर्टिकल 50 सब आर्टिकल 6 पैराग्राफ डी एंड ई इन्वोक होता है। वो इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करते हैं और वो उसके बाद जब ज्वाइन कर देते हैं तो रिज़र्व सीट्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि रीराइट किस तरह किया है। तो सवाल रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, सवाल है सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द ईसीपी एंड स्पेशली द हेड ऑफ द ईसीपी। बहुत बहुत शुक्रिया।